वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं 2024 में रिलीज हुई फिल्म किष्किंधा कन्नडम की स्टोरी, जो कि मलयालम लैंग्वेज की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। तो फिल्म की शुरुआत नेदुचल नाम के एक छोटे से शहर से होती है, जहां जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं। इसलिए सभी की लाइसेंस वाली गन्स को पुलिस जमा कर रही होती है। सभी अपनी अपनी गन्स को पुलिस के पास जमा कर देते हैं, मगर अप्पू नाम का एक आदमी होता है जो पुलिस को गन जमा नहीं करता। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है अप्पू के छोटे बेटे अजय पे, जो कि आज अपर्णा नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज कर रहा है। तभी उसे पुलिस की कॉल आती है और पुलिस वाले कहते हैं कि अजय, तुम्हारे डैड अप्पू ने अभी तक अपनी गन जमा नहीं की है, क्यों? तुम अभी आकर अपनी गन जमा कर दो और कुछ नहीं बस। जिस पे अजय कहता है कि सर, मैं तो अपनी शादी के लिए कोर्ट में आया हुआ हूँ, थोड़ा टाइम मिल सकता है क्या? ऑफिसर भी कह देते हैं कि देखो, आज ही लास्ट डेट है जमा करने की। चलो कोई बात नहीं, तुम बिजी हो तो रहने दो, मैं खुद तुम्हारे घर जाकर गन को ले लूंगा। अब जैसे ऑफिसर कॉल को कट करते हैं ना, तो अजय तुरंत अपने डैड को कॉल करके सारी बात बता देता है और कहता है कि आपको गन मिली क्या? अप्पू कहता है कि नहीं नहीं बेटा, नहीं मिली। आने दो पुलिस वालों को, गन नहीं मिलेगी तो क्या वो मेरे खिलाफ कोर्ट मार्शल कर देंगे क्या? सुबह से मैं अपनी पिस्तौल ढूंढ रहा हूँ, अगर नहीं मिल रही है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। ये सारी बात अजय का फैमिली फ्रेंड शिवा भी सुन रहा होता है, जो कि पुलिस में ही था। वो अजय से कहता है कि अगर पिस्तौल नहीं मिल रही है ना, तो पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट कर दो, क्योंकि अगर कल उस गन से कोई जुर्म हो गया तो बेकार में तुम्हारे डैड फंस जाएंगे। लेकिन अब एक काम करो, वो छोड़ो, तुम पहले ये काम कर दो जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हुए हो। तो अजय अंदर जाकर अपर्णा से एक सिंपल सी कोर्ट मैरिज कर लेता है। अब मैरिज ब्यूरो के बाहर पर्श खड़ा होता है। तब अजय अपर्णा को बताता है कि ये मेरी पहली वाइफ परवीना का भाई पर्श है। पर्श भी अजय और अपर्णा को गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अजय अपनी न्यू वाइफ अपर्णा को लेकर अपने घर आ जाता है, जो कि एक घने से जंगल में बना हुआ है। घर के बाहर ही उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, यानी कि पुलिस वाले गन की तलाश में घर तक पहुंच चुके हैं। अब घर पर उन्हें गन तो नहीं मिली होती है, मगर गन के पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं, जिससे ऑफिसर को पता चल जाता है कि 3 साल पहले ही गन का लाइसेंस रिन्यू किया गया था। उसके बाद से लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया। तो ऑफिसर अप्पू से कहते हैं कि सर, आप तो खुद आर्मी में रह चुके हैं, आपको तो पता ही होगा गन खो देना कितना सरदर्द का काम है, और आपके जैसा आदमी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी अजय वहां पर एंटर करता है और पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो और क्या करते हो वगैरह वगैरह। अजय भी कह देता है कि मैं इनका छोटा बेटा हूं और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूं। तब ऑफिसर अजय और शिवा दोनों से कहते हैं कि गन सबमिट करने का नोटिस तो कई दिन पहले भेजा जा चुका था। अगर गन खो गई थी तो पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था ना। ऐसे तुम लास्ट मिनट में बोल रहे हो कि गन नहीं मिल रही है, तो ये कोई बात हुई क्या? अगर इलेक्शन आता ही नहीं तो आप लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि आपकी गन मिसिंग है। इस पर अप्पू भड़क जाता है और कहता है कि एक बात बताइए, तुम लोगों को आज ही मिला था क्या तमाशा खड़ा करने के लिए? आज मेरे बेटे की शादी है, अब गन खो गई है तो कर क्या सकते हैं इसमें? कल आकर मिसिंग कंप्लेंट कर दूंगा मैं। रात में अजय अपने बड़े भाई को वीडियो कॉल पे सारी बात बताता है। अजय का बड़ा भाई अपने डैड की मिजाज से परेशान होकर विदेश में शिफ्ट हो गया था। उसका भाई अजय की नई पत्नी से भी बात करता है, यानी कि अपर्णा से, और पूछता है कि तुम तो बेंगलोर में जॉब करती थी ना, अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? अपर्णा कह देती है कि अब मेरा काम करने का मूड नहीं है भैया, मैं कुछ टाइम हाउसवाइफ की लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। इसके बाद अजय अपर्णा से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो हमारे बारे में, कि शादी के पहले दिन इतना झमेला हो गया? वैसे चिंता मत करो, मेरे डैड ज्यादा परेशान नहीं करेंगे तुम्हें। उसी वक्त अप्पू अजय से कहता है कि कल 2 आदमियों को पेड़ पे चढ़ने के लिए बुला लेना, क्योंकि 70 की उम्र में मैं पेड़ पर तो चढ़ने वाला हूँ नहीं। लगता है दोस्तों ये अप्पू पक्का सरदर्द बनने वाला है। अगले दिन अपर्णा अपने घर के बाहर की हरियाली को अपने फोन में खुशे खुशे कैप्चर कर रही होती है। तभी उसे पेड़ पे एक रेडियो दिखाई देता है, जिससे वो हैरान हो जाती है कि इतनी ऊपर रेडियो किसने रख दिया। तब अजय आकर बताता है कि ये सब बंदरों का कारनामा है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत से शरारती बंदर रहते हैं, वो घर की बहुत सारी चीजें उठाकर भाग जाया करते हैं और कहीं भी छोड़ देते हैं। मेरे बेटे चीकू की तो बंदरों से बहुत बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि वो चीकू के कभी खिलौने तो कभी कुछ ले जाया करते थे, इसलिए चीकू तो बंदरों को चूहे फंसाने के जाल में फंसाने की कोशिश करता था। तो ये सुनते ही अपर्णा के दिमाग में बात आती है और वो अपने विचार अपने पति से शेयर करती है कि सुनो ना, जब घर में गन नहीं मिल रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बंदर उठाकर कहीं लेकर चले गए हो। तो इस पे अजय कहता है कि अरे मेरे डैड को भी यही लगता है, इसलिए तो उन्होंने पेड़ पर चढ़ने के लिए लोगों को बुलाया है, ताकि वो चेक कर पाए कि कहीं पेड़ पर तो नहीं रखी है गन को। अगले सीन में अप्पू कुछ आदमियों को पेड़ पे चढ़ाकर पेड़ को हिलवाता है, ताकि अगर कहीं पर गन फंसी हुई हो तो वो नीचे गिर जाए, मगर उन्हें गन नहीं मिलती। इसके बाद अप्पू अपने रूम को लॉक करने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो लॉक अच्छे से नहीं होता और वो उस तह दरवाजे को छोड़कर चला जाता है, अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है मतलब। तो रास्ते में पुलिस वालों की नजर पड़ती है अप्पू पर। वो जानते हैं कि अप्पू ज्यादातर अपने घर में रहता है, फिर अचानक कार से वो कहाँ जा रहा है ये देखकर उन्हें कुछ शक होता है। अब हम देखते हैं कि अप्पू जाता है सुमित नाम के एक पुराने साथी से मिलने के लिए। वही रात में अजय अपने बेटे चीकू के
मिसिंग से रिलेटेड एक एनजीओ से बात करता है। वो चीकू की मॉम को भी वीडियो कॉल पर लाने को कहती है। तो अजय कहता है कि चीकू की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका कैंसर की वजह से 3 साल पहले देहांत हो गया था और चीकू भी 3 साल पहले मिसिंग हुआ था जब उसकी उम्र 7 साल की थी, यानी कि अभी तक वो 10 साल का हो चुका होगा। अजय एनजीओ को बताता है कि चीकू 20 मार्च 2021 के दिन से लापता है। अगले दिन से दोस्तों अजय अपना काम ज्वाइन कर लेता है, जहाँ ऑफिस के लोग अजय को चिढ़ाते भी है कि तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, सुना है भाभी को नेचर बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो तुम उन्हें घुमाने के लिए कहीं लेकर क्यों नहीं जाते। फिर रात में जब अजय की बीवी अपर्णा अजय को डिनर वगैरह करवा रही होती है तो अचानक अप्पू कॉल के जरिए अजय से कहता है कि अरे मेरी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई है, कुछ करो जरा। अजय भी कहता है कि ठीक है मैं तुरंत आता हूँ। अजय के साथ अपर्णा भी जाती है दोस्तों और देखती है कि जैसे ही अजय गाड़ी स्टार्ट करता है तो तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अजय भी कह देता है कि ठंड की वजह से जाम हो गई होगी, हमें बस कार की बैटरी बदलवानी होगी और बाकी सब ठीक हो जाएगा। पर इस पर अप्पू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अरे तुम्हें बैटरी बदलवानी चाहिए थी ना, कल को अगर मैं सिग्नल वाली जगह पर फंस गया और गाड़ी जाम हो गई तो फिर कैसे निकलूंगा वहां से, अब तो मैं तुम्हें बुला भी नहीं पाऊंगा। खैर दोस्तों इसके बाद ये तीनों घर आते हैं। देर रात हम अप्पू को घर से थोड़ी दूर में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जलाते हुए देखते हैं। अपर्णा भी ये चीज नोटिस कर लेती पर वो देख नहीं पाती कि आखिर कौन जंगल में आग में कुछ जला रहा है। मतलब वो ये तो देख लेती है कि कोई जला रहा है, लेकिन कौन जला रहा है ये उसे नहीं पता होता। इसीलिए वो अपने हस्बैंड को जाकर बताती है कि देखो ना कोई हमारे घर की थोड़ी दूर में कुछ जला रहा है। अजय बाहर निकलता है और कहता है कि यहाँ आसपास की सारी प्रॉपर्टी हमारी है, तो कोई बाहर वाला तो इधर कुछ जलाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए टॉर्च लेकर अजय और अपर्णा जंगल में चेक करने जाते हैं, मगर तभी बारिश शुरू हो जाती है जो कि अगले दिन तक होती है। अप्पू बालकनी से देखता है कि सुबह सुबह अजय और अपर्णा छाता लेकर उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर रात में उसने कुछ जलाया था। आगे दोस्तों अजय शिवा को बुलाकर सारी बात बताता है, मगर पेपर्स तो सारे जल चुके थे, इसलिए शिवा को भी समझ नहीं आता कि आखिर इतनी रात में कौन यहाँ पर आकर ये पेपर्स जलाकर चला गया। पर अच्छे से चेक करने पर शिवा कहता है कि यहाँ कुछ दूर को छोड़कर बाकी जगह पे घास है, यानी यहाँ पे बहुत बार इस तरह से आग जलाई गई होगी। तो दोस्तों इनको लगता है कि पास के वर्कर्स यहाँ पर कूड़ा करकट जलाने के लिए आते होंगे। इसके बाद अकेले में अजय शिवा से कहता है कि पुलिस स्टेशन में बातचीत चल रही है कि तुम्हारे डैड आजकल सुमित से कुछ ज्यादा मिलना जुलना कर रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है कि सुमित का पास्ट सही नहीं था, वो नक्सलियों से मिला हुआ था। आगे शिवा को कर्नाटका से एक मेल आती और वो अजय और अजय की पहली वाइफ के भाई पर्श और अपर्णा के साथ कर्नाटका जाता है, क्योंकि उन्हें वहां से खबर मिली थी कि यहाँ पर एक बच्चे की लाश मिली है और इन्हें ये लग रहा है कि शायद वो चीकू की लाश हो सकती है। मगर जब अजय और पर्श लाश को देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा चीकू की लाश नहीं है। वहीं घर पे दिखाते हैं तो अप्पू भी कई सारे न्यूज़पेपर्स की मिसिंग सेक्शन की जांच करके अपने पोते चीकू का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ दिन तक अपर्णा अप्पू को अच्छे से नोटिस करती और दोस्तों फिर एक रात की बात है, अजय को वो बता देती है कि पता है एक दिन मैंने तुम्हारे पापा के फोन को चेक किया था, उसमें 10 से भी कम लोगों के नंबर सेव्ड है और उन 10 आदमियों के नंबर के ब्रैकेट में उन पर्सन से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई है। तो मैंने जब उनका फोन चेक किया तो शायद उन्होंने मुझे देख लिया और मुझ पर वो काफी गुस्सा भी हो गए, पर कुछ देर के बाद वो फिर नॉर्मल हो गए और ऐसे बात करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी दोस्तों अपर्णा बता रही होती है कि अप्पू फिर से आता है और अजय पर चिल्लाता है इस बार कि मैंने तुम्हें कारपेंटर बुलाने को कहा था ना कि मेरे रूम का दरवाजा अटक गया उसको ठीक करवा देना, तुमने अभी तक क्यों नहीं बुलाया उसे। एक बात सुन लो, मुझे आज ही अपना दरवाजा ठीक चाहिए किसी भी हालत में। अब अप्पू के वापस जाने के बाद अजय अपर्णा से कहता है कि तुम डैड के रूम में गई थी क्या, तुम्हें पता है इसीलिए वो इतना गुस्सा कर रहे हैं। अपर्णा भी कहती है कि अरे मैं भी तो फैमिली मेंबर हूँ, अगर मैं चली भी गई तो क्या मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया। पर इस पर अजय कहता है कि अरे नहीं तुम मेरे डैड को नहीं जानती, उन्हें किसी का भी उनके रूम में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि आगे तुम्हें डांट ना पड़े या डांट ना सुनना पड़े तो उनके रूम में जाना ही मत और ना ही उन्हें किसी काम में दखलंदाजी करना। इसके बाद अपर्णा अजय को डैड की टैबलेट्स दिखाते हुए कहती है कि तुम तो कहते हो कि ये टैबलेट इंसुलिन की है, मगर ये टैबलेट तो डिप्रेशन की है जो कि न्यूरो पेशेंट्स को दी जाती है। देखो अजय तुम मानो या ना मानो पर डैड को कोई परेशानी तो जरूर है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गई, एक दिन डैड के पुराने फ्रेंड अमृतलाल घर पर आए थे। वो एक दोस्त की तरह बहुत बातें कर रहे थे, मगर डैड उनकी बातों को बहुत ही कम जवाब दे रहे थे, पता नहीं क्यों। उनके हाथ में एक छोटा सा नोटपैड भी था जिसको देखकर वो काफी सोच समझकर जवाब दे रहे थे। और पता है अमृत अंकल के जाने के बाद ना डैड फिर से उस नोटपैड में कुछ लिख रहे थे और काफी कंफ्यूज भी लग रहे थे। और तुम्हें याद है ना अजय, उस रात जब डैड ने कॉल करके कहा था कि उनका कार स्टार्ट नहीं हो रहा, मुझे तो लग रहा है कि वो उस रात रास्ता भूल गए थे अपने घर का, इसलिए उन्होंने कार स्टार्ट ना होने का बहाना करके तुम्हें वहां पर बुला लिया।
मुझे ऐसा लग रहा है अजय कि हमें डैड को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, क्या कहते हो? ये सारी बातें सुनकर अजय जल्दी से अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी वाइफ को बताता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने डैड की भूलने की बीमारी नोटिस की है। बल्कि तुम्हें बताऊं तो सबसे पहले ये बात चीकू ने नोटिस किया था। डैड तो कपड़े आयरन करने के लिए आयरन रख कर कपड़े पे भूल जाते थे और दूसरा काम में लग जाते थे, जिससे उनके कपड़े जल जाते थे। यही नहीं, और भी कई सारी चीजें चीकू ने नोटिस की थी और फिर उसने ये सारी चीजें हमें बताई। उसके बाद मैंने खुद इस बारे में डैड से बात भी की, पर ये सुनकर डैड थोड़े ऑफेंड हो गए और उन्होंने हम पर बहुत गुस्सा भी किया कि हम उन्हें पागल साबित करना चाहते हैं। इसलिए इसके बाद से हमने उन्हें टोकना बंद कर दिया। मगर कुछ दिन के बाद अंकल जैकब डैड से मिलने के लिए घर पर आए। ये जैकब अंकल आर्मी में डैड के साथ ही थे। उन्होंने हमें एक चौंकाने वाला सच बताया कि डैड अपने आर्मी के टाइम से ही परफेक्शनिस्ट और स्ट्रिक्ट थे। उन्हें मतलब हर काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था। उन्होंने हमें बताया कि जब तुम्हारी मॉम की मौत हुई तो उन्हें बहुत सदमा लगा, मतलब डैड को, जिसके बाद डैड का दिमाग सही नहीं रहा और वो कई सारी चीजें भूलने लगे। पर छोटी मोटी चीजों को भूल जाने पर भी वो मैनेज कर लिया करते थे। पर एक दिन उन्होंने अपनी सर्विस पिस्तौल को खो दिया, जो कि बाद में वॉशिंग मशीन के अंदर पाई गई। इसलिए वहां से मामला बिगड़ गया और उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया। मगर वो नहीं चाहते थे कि ये बात सभी को पता चले, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट की कि सबको ये बता दिया जाए कि मैं अपनी मर्जी से काम छोड़कर जा रहा हूँ। अंकल ने आगे ये भी बताया कि बेटा तुम लोगों को ना उनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना होगा। उन्होंने अपनी जवानी में जो रुतबा बनाया था वो उसे खोना नहीं चाहते, इसलिए शायद उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और हर बात का टेढ़ा जवाब देने लगे ताकि लोगों को उनकी भूलने की बीमारी के बारे में पता ही ना चले। सबको बस ये लगे कि ये इंसान ही टेढ़िया है और बुढ़ापे की वजह से गुस्सैल हो गया। तो दोस्तों ये बात थी। प्रेजेंट में अजय पन्ना से कहता है कि सोचो मेरे डैड को कितनी तकलीफ होती होगी कि वो अपनी परेशानी को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। उन्हें कोई कहानी बनानी पड़ती है जब वो कुछ भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं उन्हें ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और मैंने इसीलिए तुम्हें भी मना किया कि उनके पीछे मत पड़ो, यहाँ तक कि उनके कमरे में भी मत जाओ। अगले दिन अपर्णा अजय के लैपटॉप में पुरानी वीडियोस को देखती है जिसमें चीकू के बचपन की कई सारी वीडियोस होती। उनको देखकर अजय से वो पूछती है कि चीकू और डैड का रिश्ता कैसा था। तो अजय कहता है कि जब चीकू आधे साल का था ना, तभी हमें परवीना के कैंसर के बारे में पता चल गया था। तब से मैं और परवीना तो इलाज में फंसे रहे, लेकिन चीकू का ख्याल रखने के लिए डैड थे। वो हर समय उसका ख्याल रखते थे, मतलब अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे उसे। वैसे तुम ये बात क्यों पूछ रही हो अपर्णा? तो वो कहती है हो सकता है कि डैड को चीकू के गायब होने के बारे में कुछ पता हो, मगर वो अपनी भूलने की बीमारी की वजह से भूल गए हो, क्योंकि तुमने कहा था ना जिस दिन चीकू मिसिंग हुआ था उस दिन तुम परवीना के साथ डॉक्टर के पास गए हुए थे और लेट नाइट वापस आए थे। यानी चीकू डैड के साथ अकेला था घर पर। तो हो सकता है कि उन्हें चीकू के बारे में कोई जरूरी बात पता हो, मगर वो चीज अब उन्हें याद नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना। अब इससे पहले कि अजय इस बारे में कुछ बोल पाता, उन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज आ जाती। तो अजय और अपर्णा देखने जाते हैं कि हुआ क्या है। तो उनके घर के कुछ ही दूरी पर वर्कर्स को खुदाई के दौरान एक कंकाल मिल जाता है और वो जमीन पहले अप्पू की थी। उन्होंने 2 साल पहले ही वो जमीन बेच दी थी। वो कंकाल देखने में किसी बच्चे का लग रहा होता है दोस्तों, मगर जब फॉरेंसिक टीम उस कंकाल को अच्छे से जांच करती है तो पता चलता है कि ये कंकाल किसी इंसान का नहीं बल्कि बंदर का है, जिसके पेट में गोली लगने की वजह से मौत हुई थी। अब बंदर को भला गोली कौन मार सकता है, बड़ी ताज्जुब की बात है। उससे भी ताज्जुब की बात तो यह है कि बंदर की मौत भी 3 साल पहले हुई थी और 3 साल पहले वो जमीन अप्पू की थी और 3 साल पहले ही अप्पू की गन की लास्ट टाइम लाइसेंस रिन्यू हुआ था। तो पुलिस वाले डॉट्स मिला रहे होते हैं कि जरूर अप्पू की गन से ही बंदर की मौत हुई होगी, इसीलिए अप्पू गन को खोने का नाटक कर रहा है, क्योंकि जानवर को मारना भी एक कानूनी अपराध है। अगले दिन की बात है। अजय और अपर्णा चीकू के मिसिंग होने से रिलेटेड कुछ जांच कर रहे होते हैं। तो घर पे अप्पू के पुराने साथी अमृतलाल आते हैं। अप्पू तो उन्हें पहचान नहीं पाता, मगर अपने घर पे वो फोटो देखते हैं जिसमें अप्पू और अमृतलाल आर्मी की यूनिफॉर्म में साथ खड़े होते हैं। इसीलिए अप्पू उन्हें हॉल रूम में बैठाता है और खुद अपने रूम में जाकर ड्रॉर खोलता है और फिर उसमें से अमृतलाल वाली नोटपैड को निकाल कर उससे रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि अमृत से किस किस टॉपिक पे बात की जा सकती है। मगर जब वो अमृतलाल से बात करते हैं तो उन्हें कई सारी चीजें अपने नोटपैड के हिसाब से गलत गलत समझ आती है। इसीलिए वो अमृतलाल को कन्फ्रंट करते हैं कि तुम तो ये सारी चीजें गलत बोल रहे हो। तो अमृत कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, गलती शायद आपसे हो रही है, पर कोई बात नहीं। इस पे अप्पू कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी एक चीज समझ नहीं आ रही है, अगर गलती मेरी है तो आप मेरी गलती को बेवजह माफ क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का आपका मोटिव क्या है?
अमृत भी कहने लग जाता है कि अरे भाई, मेरी उम्र हो रही है, हो सकता है मुझे पुरानी चीजें ठीक से याद ना हो। तभी घर पे अजय और अपर्णा आ जाते हैं और अमृतलाल सब कुछ ठीक होने का दिखावा करके वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को एक बंदर के हाथ में गन दिखती है, तो वो फोटो क्लिक करके पुलिस को दिखाने जाता है। पुलिस को लगता है कि ये गन अप्पू की है, तो वो उसे पुलिस स्टेशन उस गन की पहचान करने के लिए बुलाते हैं। अजय को तो डर लग रहा होता है कि अगर डैड ने कह दिया कि हाँ ये गन मेरा है, तो उन पे गन को लापरवाही से रखने के लिए मुकदमा चल सकता है। और अजय का डर दोस्तों सच हो जाता है। अप्पू एक्सेप्ट कर लेता है कि ये गन मेरी है, मगर अपर्णा को लगता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये गन रियल ना हो, बल्कि कोई टॉय गन हो जो दिखने में सिर्फ डैड के गन की तरह दिख रही हो। इसीलिए इस मामले की अच्छे से जांच करने को कहा जाता है। वहीं घर आते ही अप्पू फिर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने घर के नजदीक ही आग लगा देता है। इस बार उसको आग लगाते हुए अपर्णा देख लेती, तो वो अप्पू के वहाँ से हटने के बाद चेक करना चाहती है कि आखिर डैड जला क्या रहे थे, मगर अप्पू उसको देख लेता है और वो अपनी बहू पे बुरी तरह से भड़क जाता है। दोस्तों इस बार अप्पू पेपर को आग लगाना चाहता है, वहीं अपर्णा किसी भी तरह अब आग बुझाना चाहती है। इसी चक्कर में ससुर और बहू के बीच में हो जाती है हाथापाई, मगर सही वक्त पे वहाँ पर अजय आ जाता है और दोनों को अलग अलग कर देता है। अजय को अपर्णा सारी बात बता देती है, लेकिन तभी अप्पू अभी अभी जो हुआ ना सब कुछ भूल जाता है। वो जब अपने बेटे बहू को ऊंची आवाज में बात करते हुए देखता है, तो उनको डांट देता है कि अरे कोई प्रॉब्लम है तो जाओ अपने कमरे में जाके सॉल्व करो, ऐसे बाहर लड़ाई नहीं करते। तभी पुलिस वाले आकर अप्पू को अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं। वो कहता है कि देखो बंदर की मौत कैसे हुई ये तो हमें सुमित ने बता दिया है, मगर उसके बाद गन का क्या हुआ ये उसे भी नहीं पता, इसलिए अब तुम हमें बताओगे कि तुमने गन कहाँ छुपा के रखी हुई है। मगर उनके इंटेरोगेशन के दौरान अप्पू अपना मुंह तक नहीं खोलता, पर डर कर दोस्तों पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। इधर अजय और अपर्णा भी सुमित के पास जाते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर सुमित को अप्पू के बारे में क्या क्या पता है। तो वो बताता है कि एक दिन मैं ऐसे ही तुम्हारे डैड से मिलने तुम्हारे घर पर गया था, तो देखा कि अप्पू चीकू को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। माजरा पूछने पर उन्होंने मुझे दिखाया कि चीकू ने अप्पू के पिस्तौल से बंदर को गोली मार दी, क्योंकि वो बंदर चीकू का खिलौना चोरी कर लेता था और जानवर को मारना कानूनी अपराध है, इसलिए अप्पू काफी डर गया था, क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता तो बुरा होता। साथ ही चीकू एक क्रिमिनल भी बन जाता, क्योंकि आज उसने बंदर को गोली मारी थी तो कल किसी और को भी मार सकता था। तो तब मैंने अप्पू को समझाया कि देखो चीकू अभी बच्चा है, वो ना समझ है, इसलिए उसे माफ कर दो। फिर मैंने खुद उस बंदर को घर से थोड़ी दूरी पर दफना दिया। फिर जब मैं बंदर को दफना कर अप्पू के पास आया तो अप्पू ने मुझे दूध पीने को दिया और बताया कि आज चीकू का बर्थडे है। तो इससे मैं हैरान हो गया कि अभी अभी तो अप्पू बड़े गुस्से में था और अब वो अपने पोते का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। इससे मुझे समझ आ गया कि अप्पू को भूलने की बहुत भयंकर बीमारी है। इसके बाद गन खो गई और अप्पू आकर मुझसे उस दिन के बारे में हर एक डिटेल बारीकी से पूछने लगा। और ये चीज उसने एक दिन में नहीं पूछी, बल्कि वो कुछ दिन के बाद दोबारा आता और मुझसे सेम सवाल करता, और मेरे जवाब को वो ऐसे सुनता ना जैसे मैं उसे ये बात पहली बार बता रहा हूँ। तो एक बार मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई क्या समस्या है तुम्हें, तो वो तो मुझ पे भड़क गया, जिससे मुझे लगा कि जरूर कोई ऐसी बात है जो अप्पू नहीं चाहता कि मुझे पता चले, इसलिए मैंने भी दोबारा जानने की कोशिश नहीं की। इसके बाद दोस्तों अपर्णा चली जाती है अपने घर और अजय जाता है पुलिस स्टेशन। वहाँ उसे डॉक्टर अमृतलाल का फोन आता है और वो अजय से कहता है कि तुम भी अपने डैड की तरह जिद्दी मत बनो बेटा, पुलिस वालों को अप्पू की हेल्थ कंडीशन के बारे में बता दो, वरना वो अप्पू को टॉर्चर करते रहेंगे, जो कि अच्छा नहीं होगा। इधर घर आने के साथ अपर्णा जाती है उस जगह पे जहाँ अप्पू ने डॉक्यूमेंट्स को जलाया था, और वहाँ पर जो कुछ भी पेपर्स आधे जलकर बच गए थे वो उन सभी को उठाकर घर लेकर आ जाती है। उनमें लिखी चीजों को पढ़ने लग जाती है। उससे अपर्णा को एक काम की बात पता चलती है दोस्तों। एक नोटपैड में लिखा हुआ था कि 6 बुलेट्स बचे हुए थे और 2 बुलेट्स मिसिंग है, यानी कि अप्पू के पिस्तौल में टोटल 8 बुलेट्स थी दोस्तों, जिसमें से एक बुलेट का तो पता चल गया था कि उसे चीकू ने बंदर पर यूज कर लिया था, मतलब बंदर को मार दिया था एक गोली से। तो एक गोली तो यहाँ पर यूज हो गई, लेकिन बुलेट्स 2 मिसिंग थी, तो दूसरी कहाँ गई ये ढूंढना था। इसीलिए अपर्णा की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो अपने ससुर के कमरे की बड़े अच्छे से तलाशी लेने के लिए चले जाती है, क्योंकि अभी तक उनके रूम का दरवाजा नहीं बना होता है तो गेट खुला ही था। तो उसे ड्रॉर में अलग अलग कबर्ड के अलग अलग कीज मिलती है और हर कबर्ड के ड्रॉर में बहुत सारे नोटपैड और पेपर्स ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे होते हैं। अब अगले सीन में अजय के साथ डॉक्टर अमृतलाल पुलिस ऑफिसर को अप्पू की हेल्थ कंडीशन के बारे में बता देते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमृतलाल अप्पू के आर्मी फ्रेंड नहीं बल्कि उनके डॉक्टर हैं, जो कि उनके फ्रेंड बनकर काउंसलिंग के लिए आया करते थे, ताकि अप्पू को ऐसा पता ना चले कि बाकी लोगों को भी मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया है, क्योंकि अप्पू नहीं चाहता था ना पहले से ही कि मेरी बीमारी के बारे में किसी को पता चले, बस इसीलिए।
और अगर उनको ये पता चल जाता ना कि अमृतलाल डॉक्टर है तो वो इलाज भी नहीं करवाते, उल्टा अमृतलाल पर और अपने बेटे पर भड़क जाते। तो डॉक्टर सारी बात पुलिस ऑफिसर को बता देता है कि कैसे मैं एज अ फ्रेंड मिलकर अप्पू को पुरानी चीजें सोचने पे मजबूर करता था, वरना अप्पू का ब्रेन डेड हो जाता। अब इसके बाद अजय ऑफिसर को अपने डैड के आर्मी से निकल जाने के वक्त, मतलब उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी उस वक्त, एक सर्टिफिकेट बनाया गया था वो दिखाता है और कहता है कि हमारे पास ये सबूत है कि मेरे डैड मेंटली अनफिट है, इसलिए अगर आप मेरे डैड को और परेशान करेंगे तो हम कोर्ट में ये सबूत दिखाकर साबित कर सकते हैं कि मेरे डैड अनफिट हैं और आप लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। मगर सर हम ये सब ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते क्योंकि इससे मेरे डैड के दिमाग पर और ज्यादा असर पड़ेगा। ये सब कुछ सुनकर पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है कि सर यहाँ तो हम पे ही मुसीबत आने वाली है, अगर ये केस आगे बढ़ेगा तो ये भी बात खुलेगी कि अप्पू को गन लाइसेंस 8 साल पहले मिला था और उस वक्त आप पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, आपने खुद सारी चीजें वेरीफाई करके अप्पू को लाइसेंस वाली गन दी थी। मगर 16 साल पहले अप्पू को आर्मी से मेंटली फिट ना होने की वजह से निकाल दिया गया था, उसका सर्टिफिकेट भी है। तो अगर ये बात मीडिया में आ गई कि पुलिस ने एक मेंटली अनफिट आदमी को गन दे दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम अप्पू से दूरी बना कर रहें। वैसे भी गन खो गई है तो अब हमें इस मुद्दे को और मतलब गहराई में नहीं जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, सबसे बढ़िया है अप्पू को रिहा कर देते हैं। और फिर दोस्तों अप्पू को रिहा कर दिया जाता है। अजय उन्हें घर लेकर आ रहा होता है। अप्पू की हालत बहुत ही खराब होती है, पसीने से तरबतर होता है। इधर घर पे उनकी बहू को वो पिस्तौल मिल जाती है जिसे अप्पू ने अपने ही कबर्ड में बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रखा होता है, जिसे देखकर अपर्णा तो हैरान हो जाती है कि जब गन डैड ने खुद संभाल के रखी हुई है तो उन्होंने सबसे झूठ क्यों कहा कि गन खो गई है। अगले सीन में अजय अपने डैड को लेकर घर आ जाता है। अब अपने रूम में आते ही अप्पू को समझ आ जाता है कि उसके रूम में जरूर कोई आया था। वो अपने बेटे बहू पे बहुत गुस्सा करता है कि अरे मेरे रूम में कौन आया। यहाँ पर अप्पू और अजय दोनों समझ जाते हैं कि अपर्णा ही डैड के रूम में गई थी। फिर अप्पू अपर्णा को अपने रूम से निकाल देता है और अजय से कहता है कि अभी कारपेंटर को कॉल करके दरवाजा बनवा दो, बस मैं कुछ नहीं जानता। बाहर अपर्णा डॉक्टर से मिलती है और जानना चाहती है कि डैड को कैसे पता चला कि मैं उनके रूम में गई थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि जरूर तुमने उनकी रखी हुई चीजें इधर से उधर की होंगी पक्का। पर यहाँ पर अपर्णा जानना चाहती है कि अगर डैड सभी चीजों को याद रखने के लिए उन्हें लिख कर रखते हैं तो फिर वो अपने नोट्स जला क्यों देते हैं। तो इस पे डॉक्टर कहते हैं कि वो जरूर ऐसी चीजें जलाते हैं जिन्हें वो याद नहीं रखना चाहते, हो सकता है कि वो चीजें उन्हें हर्ट करती हो। देखो जैसे हम कभी किसी का व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर देते हैं ना, ठीक वैसे ही ये रियलिटी से भागने का एक तरीका है, बहुत ही बढ़िया वाला। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अजय ने यहाँ अपने डैड को सुला भी दिया होता है। फिर वो जैसे ही अपने रूम में आता है ना तो अपर्णा उसे वो आधी जली हुई नोटपैड दिखाकर कहती है डैड के गन से 2 गोली कैसे गायब थी बताओ। तो यहाँ अजय अपनी वाइफ पर गुस्सा होता है और कहता है कि यार ये क्या लगा के रखा हुआ है तुमने, तुम जब से यहाँ पर आई हो बिल्कुल शर्लॉक होम्स बनी हुई हो। मैंने कहा ना तुमसे कि मेरे डैड के पीछे मत पड़ो यार, उन्हें प्रॉब्लम होती है। इतना डांट सुनने के बाद भी अपर्णा हार नहीं मानती और डैड की गन दिखाते हुए कहती है ये देखो। डैड की गन तो उनके पास ही थी। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में बंदर के हाथ में गन वाली फोटो देखकर ये क्यों कहा कि वो गन उनकी है। डैड जरूर कुछ छिपा रहे हैं अजय, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे डैड पे उंगली उठा रही हूँ इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, मगर एक बार तुम अपने बेटे के बारे में तो सोचो कि उसके साथ क्या हुआ होगा। मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि चीकू के गायब होने के पीछे डैड का हाथ हो। ये सुनकर अजय इमोशनल हो जाता है और कहता है कि बस करो अपर्णा बस। मेरे डैड चीकू से बहुत प्यार करते थे और वो आज तक यही पता लगाने में लगे हुए हैं कि चीकू के साथ हुआ क्या था। अरे वो तो खुद को भी शक की निगाह से देखते हैं, उन्हें भी यही लगता है कि कहीं उनके हाथों कोई पाप तो नहीं हो गया और अपनी बीमारी की वजह से वो भूल गए हो। इसीलिए वो चीकू के स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, सारे न्यूज़पेपर्स में मिसिंग आर्टिकल्स खंगालते हैं और सुमित अंकल से भी बार बार एक ही सवाल करते हैं। वो इतने सारे नोट्स इन्वेस्टिगेशन के बनाते हैं ना, पर जब उन्हें सच्चाई पता चल जाती है तो वो सारे नोट्स को जला देते हैं, क्योंकि सच्चाई कुछ ऐसी है कि इससे हमारे परिवार को खतरा है। पर फिर जब वो ये बात भूल जाते हैं तो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और फिर जब उन्हें सच्चाई पता चल जाती है तो वो सारी चीजें फिर से जला देते हैं। बेचारे इसी लूप में फंसे हुए हैं कि चीकू को क्या हुआ, और जब पता चल जाता है कि चीकू को ये हुआ तो वो उसके बारे में और जानना नहीं चाहते और उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन की होती है उसे जला देते हैं। तो अब हार मानकर अजय अपर्णा को भी सारी सच्चाई बता देता है और सीन यहाँ से पास्ट में होता है शिफ्ट, यानी कि 20 मार्च 2021 के दिन, जिस दिन चीकू का बर्थडे था। उसी दिन चीकू ने बंदर को गोली मार दी थी, जिसके बाद सुमित ने अपने दोस्त की मदद की और बंदर की लाश को दफना दिया। फिर सुमित अपने घर चला गया था, ये देखकर कि अभी अभी जो बंदर वाला मामला हुआ उसके बारे में तो अप्पू को कुछ याद ही नहीं, क्योंकि भूलने की बीमारी थी ना उसे, इसीलिए। और ये सब जब हो रहा था
तो अजय अपनी पहली वाइफ को डॉक्टर के पास लेकर गया हुआ था। जब वो घर आया तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम घर पे आराम करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। पर जब मैं रात में घर वापस आया और घर में जो देखा तो उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मेरे ही बेडरूम में मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई थी और मेरी बीवी गन और मरे हुए बेटे को बस देखती जा रही थी। मैंने अपने बेटे को हिम्मत करके जगाने की कोशिश की पर काफी देर हो चुकी थी। चीकू की मौत हो चुकी थी उस समय। जब परवीना ने मुझे देखा तो वो रोते हुए बताने लगी कि चीकू डैड के गन को छिपा रहा था और मैंने ये देख लिया। मैं डर गई, मुझे लगा कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैंने चीकू से गन लेने की कोशिश की तो छीना झपटी करने लगा और इसी चक्कर में उसे गोली लग गई और हमारा बेटा मर गया। परवीना की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, वो गहरे सदमे में थी और तब मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मैं डैड के पास गया पर डैड को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए मैं उन्हें ये सब नहीं बता पाया। मुझे लगा अपने लाडले पोते को खोने के बाद कहीं वो पूरी तरह से पागल न हो जाए, इसलिए मैं वापस अपने रूम में गया और जो देखा उससे मेरी रूह काम गई। मेरी वाइफ अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी दवाई की ओवरडोज को लेकर खुद को मारने की कोशिश की और मैं एक ही रात में अपने परिवार के 2 लोगों को नहीं खो सकता था। इसलिए मैं तुरंत परवीना को हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टर कहने लगे कि ये तो खुद की जान लेने का मामला है, हमें पुलिस कंप्लेंट करना होगा। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी वाइफ कैंसर की पेशेंट है, उसने गलती से ज्यादा दवा खा ली, आप प्लीज कंप्लेंट मत करो, मैं आपको उसकी प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकता हूँ। तब डॉक्टर ने मुझे परवीना की मेडिकल रिपोर्ट्स लाने को कहा, जिसे लेने के लिए मैं अपने घर गया और वहाँ जो देखा उसको देखकर मैं और दंग रह गया। मेरा रूम पूरी तरह से साफ हो चुका था, ना तो मेरे बेटे की लाश थी, ना ही खून के निशान थे और ना ही गन वहाँ पर मौजूद थी। मैं समझ गया था कि ये मेरे डैड का काम है। दरअसल मेरे डैड को लगा कि उनके हाथों से चीकू का खून हो गया और वो अपने भूलने की बीमारी की वजह से वो बात भूल गए कि उन्होंने अपने पोते का खून कर दिया, जबकि ये हुआ नहीं था। इसीलिए उन्होंने लाश को ठिकाने लगा दिया और फिर ये सारी बात पूरी तरह से भूल गए कि उन्होंने अभी क्या किया। उन्हें फिर ये लगने लगा कि चीकू गुस्से में घर से भाग गया। तो इस तरह उस मनुष्य रात ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। सही वक्त पे परवीना का इलाज शुरू न होने की वजह से वो भी नहीं बच पाई और ऊपर से मेरे डैड को भी एक और सदमा आ गया। इसके बाद से डैड किसी भी हाल में चीकू के बारे में पता लगाना चाहते थे, इसलिए वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते और जब लास्ट में उन्हें पता चलता कि उन्होंने ही चीकू को कहीं दफना दिया और वो जगह भूल गए हैं कि कहाँ दफनाया, तो वो सारी इन्वेस्टिगेशंस के पेपर जला देते। और डैड को कोई अंदाजा ही नहीं है कि चीकू की मौत में उनका जरा भी कोई हाथ नहीं है और मैं ये सारी बात उन्हें बता भी नहीं सकता, वरना पता नहीं उनका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा और वो क्या कर बैठेंगे। तो दोस्तों, अजय को सारी सच्चाई पता थी कि क्या हुआ कैसे हुआ, मगर वो अनजान बने रहने का नाटक कर रहा था ताकि उसके डैड और पागल न हो जाए। और अब उसके इस नाटक में अपर्णा भी साथ देती है। वो नेक्स्ट सीन में अजय और पर्श के साथ चीकू को ढूंढने नागपुर के लिए निकलती है, क्योंकि वहाँ की पुलिस ने भी मेल भेजा था कि हमें एक बच्चे की लाश मिली है। वहीं अप्पू फिर से अपने पोते के बारे में पता लगाने में जुट जाता है। वो फिर से सुमित के पास जाता है, सेम सवाल करता है कि 20 मार्च के दिन क्या हुआ था। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।